हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो आनुवंशिकी का सिद्धांत जो दिया गया था वो मेंडल्स के द्वारा वो क्या था। तो फर्स्ट, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर डिराइव्ड बाय ग्रेगोर मेंडल, ए 19th century monk conducting hybridization experimenting in garden peas। बोला जा रहा है जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है मतलब आनुवंशिकी के जो सिद्धांत जो है वो ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 19वीं सेंचुरी में दिया, 19वीं शताब्दी में दिया गया था। और ये जो है ये एक तरह के ये जो अपना सिद्धांत दिए थे ये अपने बगीचे में एक्सपेरिमेंट करके दिए थे। Between 1856 and 1863, he cultivated and tested some 28,000 pea plant। ये जो है 1856 से लेकर 1863 में क्या किए तो इनके बीच इन्होंने कल्टिवेटेड किया, मतलब कम से कम ये 28,000 मटर के पौधे पर इन्होंने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया। From this experiment, he deduced two generalizations that later became known as Mendel's law of heredity और Mendelian inheritance। इनके इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ तो इन्होंने दो जनरेशन का पता लगा, दो पीढ़ी के बारे में इन्होंने बताया जो बाद में क्या हुआ मेंडल्स लॉ कहा गया या फिर मेंडल्स लॉ हेरिडिटी कहा गया या फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहा गया। ही डिस्क्राइब दिस लॉ इन ए 2-part पेपर। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने लॉ को जो है दो भाग में बांटा, दो भाग में बताया। एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1866। इन्होंने दो पार्ट पेपर में बताया जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1866 में। और एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन इसके ये में ये बताया गया था। देयर आर 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देयर जो लॉ जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसका 3 टाइप है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या हुआ तो ईच ऑर्गेनिज इज फॉर्म्ड ऑफ ए बंडल ऑफ कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर और जीन्स। बोला जा रहा है जितने भी जीव हैं वो जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर से, बहुत सारे लक्षण से वो बनते हैं और जितने भी कैरेक्टर है उसको कंट्रोल किया जाता है फैक्टर के पेयर से या फिर जीन जो होते हैं उसके द्वारा वो उसको कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे जीन जो है वो टी, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ईच ऑफ द पेयर्ड फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। यहाँ पे जो है जो पेयर्ड फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना है या फिर दिखाना है। Mendel's law of dominance states that one factor in a pair may mask or prevent the expression of the other। बोला जा रहा है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसमें बताता है कि एक फैक्टर जो है एक पेयर को ही दिखाता है और दूसरे पेयर को, दूसरे एक्सप्रेशन को जो है उसको रोक देता है, मतलब उसको दिखाने से वो रोक देता है। He called the character that appeared in the F1 generation of his monohybrid cross as dominant and those which did not appear in the F1 generation as recessive। बोला जा रहा है इन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर दिखता है पहले जनरेशन में, फर्स्ट पीढ़ी में, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसको डोमिनेंट कहा गया और जो कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है वो छिपा हुआ रहता है उसको रिसेसिव कहा गया। उसके बाद इस चार्ट को आपको बनाना है एग्जाम में कि पहले तो टॉल स्टेम और डॉफ स्टेम में क्रॉस कराया गया तो टॉल स्टेम दिखाई दिया। एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर में क्रॉस कराया गया तो एक्सियल फ्लावर दिखाई दिया। ग्रीन पोड्स और येलो पोड्स में जब क्रॉस कराया गया तो ग्रीन पोड्स देखने को मिला। इन्फ्लेटेड पोड्स और रिंकल पोड्स में देखने को मिला तो इन्फ्लेटेड पोड्स देखने को मिला। फिर राउंड सीड और रिंकल सीड में क्रॉस कराया तो राउंड सीड दिखाया गया F1 जनरेशन में। कलर्ड सीड और वाइट सीड कोट में क्रॉस कराया गया, फिर कलर्ड सीड कोड डोमिनेंट कैरेक्टर निकल के आया। फिर येलो कॉटिलीडन, फिर ग्रीन कॉटिलीडन को क्रॉस कराया गया तो येलो कॉटिलीडन डोमिनेंट बना। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द जीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टर सेपरेट एंड इंटर डिफरेंट गैमेट्स। बोला जा रहा है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट बनता है तो जीन्स जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके वो अलग हो जाता है और इंटर करता है एक दूसरे गैमेट्स में। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहा जाता है गैमेट्स का।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द पेयर्ड फैक्टर प्रेजेंट इन द F1 प्लांट सीक्रेट इंडिपेंडेंटली एंड इंटर डिफरेंट गैमेट्स। बोला जा रहा है जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेट बनता है तो पेयर्ड फैक्टर जो है जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वो मौजूद रहता है F1 प्लांट में, और वो सिक्रेट करता है इन मतलब स्वतंत्र रूप से वो सिक्रेट होता है और इंटर करता है फिर दूसरे गैमेट्स में। So each gamete receive either T or T from the paired factor TT, which are responsible for the expression of a single character। उसके बाद जो होता है वो गैमेट रिसीव करता है, रिसीव या तो टी होगा या तो स्मॉल टी होगा पेयर्ड गैमेट से, जिससे बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जो इसमें क्या होता है एक डोमिनेंट निकल के आता है और एक रिसेसिव कैरेक्टर निकल के आता है, मतलब दिखाई देगा तो बस एक ही कैरेक्टर देखने को मिलता है। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ये जो है ये मतलब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पर ये बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द जीन्स फॉर ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दोज ऑफ अदर कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार जीन जो है जो पेयर में रहते हैं कैरेक्टर को दिखाते हैं वो स्वतंत्र रूप से वो अलग होते हैं, फिर वो दूसरे कैरेक्टर में वो फिर मतलब जाते हैं। कब? तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा? तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ऑफ ए डाईहाइब्रिड क्रॉस द फैक्टर ऑफ फॉर येलो कलर एसॉर्ट आउट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैक्टर फॉर राउंड शेप। बोला जा रहा है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तब फैक्टर जो होता है जो पीला कलर का जो होता है वो एसॉर्ट बाहर निकल जाता है, एक पीला कलर बाहर दिखाई देता है एकदम स्वतंत्र रूप से, जो कि फैक्टर जो होता है उसका वो राउंड शेप में होता है, गोल शेप में होता है। द जीन वाई मे कंबाइन विद द डोमिनेंट जीन आर और द रिसेसिव जीन आर ऑफ द अदर कैरेक्टर एंड इंटर ए गैमेट। वो जो जीन जो है कैपिटल वाई जो जीन है वो कंबाइन करता है, मिलता है डोमिनेंट जीन आर के साथ या फिर वो रिसेसिव जीन आर के साथ वो मतलब कंबाइन करता है। डोमिनेंट जीन मतलब दिखाई दे रहा है वो कैरेक्टर, और रिसेसिव जीन मतलब वो छिपा हुआ है। अब अदर कैरेक्टर इंटर ए गैमेट, फिर वो कंबाइन करके फिर वो गैमेट में इंटर करता है। In the same way, the gene Y may combine with the dominant gene R और द रिसेसिव जीन आर एन इंटर ए गैमेट। बस मतलब होता है ना, फिर उसी तरह क्या होता है जो जीन वाई जो होता है मतलब स्मॉल लेटर में वाई जो होता है वो कंबाइन करता है डोमिनेंट जीन आर के साथ या फिर रिसेसिव जीन आर के साथ, फिर वो इंटर करता है गैमेट्स में। सो द F1 डाईहाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ गैमेट्स इन दियर। इससे क्या होता है F1 जनरेशन में डाईहाइब्रिड प्लांट में क्या होता है 4 तरह का गैमेट्स देखने को मिलता है। या तो बनेगा कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, या फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, या फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये जो चार मतलब जो 4 टाइप्स के बनते हैं इसको आपको फिर इससे बनाना है। नीचे लिख दीजिएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन फ्रॉम ए डाईहाइब्रिड।